अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल कहा था आपने कि आज हम जीत सेलिब्रेट करेंगे एंड कांग्रेचुलेशंस। थोड़ी सा क्रेडिट मुझे भी दे दें, थैंक यू, क्योंकि मैं हमेशा कह देती हूँ, जैसे कि मैंने कल ही कह दिया था, अब्दुल्ला आपने सही पॉइंट आउट किया है कि आज हम शो का आगाज ही करेंगे पाकिस्तान की जीत से। Here we are. आज हम अपने शो का आगाज इस पॉजिटिव नोट से कर देते हैं कि मैंने आपको क्रेडिट दे दिया, ठीक है। अदरवाइज इस पे बहस हो सकती थी, इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि पाकिस्तान वन, सो वी आर हियर टू सेलिब्रेट इट। और जरा हमें लग रहा है कि थोड़ा देर से ख़त्म हुआ मैच, मतलब इतनी देर तक बात ले जाए बगैर भी काम बन सकता था। वो तो एक ड्रामा होता है, एक ट्विस्ट होता है, इतने लोग आए हुए थे, इतने शायकीन थे वहाँ, मतलब कुछ तो मैच देना था ना, मुल्तान तो एकदम से was तो खत्म happy. कर नहीं सकते थे। सो खुशदिल ने ज़बरदस्त इनिंग खेली और उन्होंने जनाब 21 गेंदों पर 43 रन्स बनाया आई गेस। और बाबर ने अपना जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है वो खुशदिल के नाम कर दिया, और खुशदिल ने चूंकि हमारा दिल खुश किया था, इसी तरह बाबर ने अपना ये काम करके सबका दिल खुश किया। सो इट वाज अ ग्रेट टीम एफर्ट ऑलटुगेदर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वी नीड टू पॉइंट इट आउट हियर कि हमें डर था कि ये गर्मी की वजह से कुछ ना कुछ तो होना है, और फिर कुछ ना कुछ हुआ, क्योंकि अलीम डार जो एम्पायरिंग कर रहे थे, हमारे लेजेंडरी अलीम डार, ही जस्ट वॉक्ड ऑफ द पिच, मतलब वो ही कुडंट, आई गेस उनको ऑब्वियसली ये कुछ हीट इफेक्ट ही हुआ होगा कि ही जस्ट वॉकड ऑफ, और फिर एक सब्स्टिट्यूट अंपायर को आना पड़ा। मतलब ये सारा सिलसिला चला। वैसे आई हैव 2 सेंट्स ऑन दैट ऑल्सो, जो कि हम लेटर इन द शो जब इसकी बात करेंगे अबाउट द एम्पायरिंग, तो उसमें मेरी कुछ सजेशंस थी। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे शो पे ही हमारी पाकिस्तानी फीमेल एम्पायर आई थी। आई वॉज जस्ट सेइंग अब्दुल्ला हुमैरा, आपको याद है ना कि उनका नाम हुमैरा फराह, हमने बड़ी बातें भी की थी, लेजेंड्स लीग एम्पायर करके बिल्कुल लेजेंड्स लीग में भी उन्होंने किया था। तो आई जस्ट थॉट कि अगर सब्स्टिट्यूट एम्पायर्स में हम अपनी फीमेल्स को भी रखें, या फिर एक्चुअली कोई मैच जो है अपनी फीमेल एम्पायरिंग से एम्पायर से करवाए एम्पायरिंग, तो वो भी बड़ा, इट वुड बी अ फर्स्ट फॉर पाकिस्तान एंड इट वुड बी क्वाइट अ फेदर इन आवर कैप इंडीड। और ये मेरा एक आइडिया। और यू नो एक अच्छी खबर पाकिस्तान के बारे में दुनिया में भी जा सकती है। आई वंडर अब क्या रूल्स हैं आईसीसी के सिलसिले में, वो तो जब हमारे साथ एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछ लेंगे। लेकिन ओवरऑल कल मज़ा आया हमें क्रिकेट देख के, और थोड़ी देर के लिए हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। ये बिजली की लोड शेडिंग, ये पेट्रोल के मसले, महंगाई, इकोनॉमी की सूरत हाल। बाय द वे कराची में वो तमाम इलाके जो इससे पहले लोड शेडिंग से इस्तिस्ना थे, उनको भी अब लोड शेडिंग के स्केड्यूल में शामिल कर दिया गया है। तो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग उन तमाम इलाकों में भी होगी जहाँ पर लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। और मेरा ख्याल है कि ये ठीक फैसला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस आउट करने का मतलब, एक इलाका ऐसा है जहाँ पे 1 घंटे भी बिजली ना जाए, और एक इलाका ऐसा है जहाँ पर 16-16 घंटे बिजली जाए। थोड़ी सी अनफेयर बात है, सो ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। अच्छा जी, क्रिकेट पे हम बात करेंगे, मईशत पे बात करेंगे, लेकिन ये जो दुआ ज़हरा वाला केस है ना, मतलब पता नहीं, आई ऑलवेज लुक एट दिस एज अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। और कल जो उसकी वालिदा की हालत थी, वैसे वो बच्ची अंडर एज है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बेफॉर्म सब कुछ ही साबित कर रहा है कि वो 18 साल से कम है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, उसको फैसले की इजाजत दे दी गई है। बिल्कुल, अब चूंकि द बॉल इज इन हर कोर्ट, शी कैन डिसाइड वेयर शी हैज टू गो। मुझे लगता है कि अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती और अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, तो फिर थोड़ी सी ये बात भी प्रूव हो जाएगी जो वो कह रही थी, जो उसके इल्जामात हैं उसकी फैमिली पे कि उस पे तशद्दुद और इसके माँ बाप रोते हुए ज़ारो कतार धाड़े मारते हुए कह रहे थे कि जब हमने अपनी बच्ची से अकेले में बात की तो वो कह रही थी कि मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन फिर जाएगी और फिर उसका मुबैना तौर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। बच्ची पे क्या कोई दबाव है कि वो अकेले में ये कह रही है तो सामने आके नहीं कह रही? इट डज नॉट मेक सेंस। वैसे ये इतना सिंपल बना दिया गया है ना, इतना सिंपल मामला था नहीं। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा बताना आपको ये है कि क्या सूरत हाल है मईशत की इस वक्त। ज़ाहिर है अच्छी सूरत हाल तो है नहीं। शहबाज शरीफ साहब जो अपनी स्पीड की वजह से बहुत मशहूर है, ज़रा उल्टे रुख पर ऐसा लगता है कि चल रहे हैं। और मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि इनके देर से किए गए फ़ैसलों पे मईशत पे पहले भी इसका असर पड़ा है, और अब भी ऐसा लग रहा है कि ज़रा देर हो रही है बहुत से अहम फैसलों में। तवानाई बचाने की काफ़ी ऑप्शंस पे काफ़ी दिन से गौर किया जा रहा था। बिल्कुल, काफ़ी गौर के बाद ये कल आखिरकार बाज़ारों को 8:30 बजे
बंद करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। इसके मतलब बातें तो काफ़ी अरसे से हो रही थी, वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट हेयर, पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है। लेकिन ताजरों का बड़ा तबका जो है वो फैसले पर अमल करने को तैयार नहीं, जो अगेन ये भी चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। और इससे पहले पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडीज़ ख़त्म करने के मामले में भी हुकूमत ने काफ़ी वक्त लगाया था, और अब बजट की तैयारी भी आखिरी मराहिल में है, जो कि बकौल फैसल सब्जवारी इंतहाई सख्त होगा। सुनिए। बजट बहुत सख्त होगा। जो हमारे फोकस है रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर और टैक्सेशन के ऊपर, उसमें कुछ अग्रेसिव हमें इक़दाम करने होंगे। मेरे भाई ये मवाजना बाद में कर लेंगे कि किसके दौर में कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई और किसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हो गई। आज ज़रूरत इस बात की है, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, हम सपोर्ट करते हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें। नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए पाकिस्तान में। खजाना खाली है, साफ नज़र आ रहा है कि बजट में मज़ीद सख्त फैसले होने वाले हैं। आम आदमी के लिए शायद इसी बजट में लेट्स सी के और मुश्किलात में इजाफा होता है या मुश्किलात कम होती हैं। मुश्किल फैसले करते हुए शहबाज शरीफ साहब को सियासी कीमत भी ऐसा लग रहा है, डर है हमें कि उन्हें चुकानी ना पड़े। लेकिन हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए। जब नून लीग के लोग खुद कह रहे हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाने का वक्त है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कौम को समझाएं और कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए फैसले करें। घबराएं नहीं, ख़ास तौर पर अपोजिशन से तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जैसे PTI हुकूमत अपोजिशन का दबाव नहीं लेती थी, आज हुकूमत को भी सर्टनली नहीं लेना चाहिए। और इमरान खान आज भी अपने खिताब में महंगाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साजिश वाला बयानिया ज़्यादा हावी रहता है। कल उन्होंने महंगाई पर क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। जब से ये आए हैं, पहले मूडीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग ख़त्म की, माइनस पे की। कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने किया। मैंने कहा कि 4 रुपए के ऊपर उसने शुरू कर दिया था, पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ाई तो उसने महंगाई मार्च शुरू कर दी थी, जिस पे हमने बिल्कुल उसको रोका नहीं। तो हमारे दौर में 55 रुपए हमने 3.5 साल में पेट्रोल महंगा किया और 50 रुपए डीजल महंगा किया। और इन्होंने 10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया। 45 रुपए 45% गैस महंगी की। बिजली की कीमत इन्होंने 10 रुपए यूनिट महंगा कर दिया। यानी इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे फिर असद उमर साहब की वो बात याद आ जाती है जो वो ऑन एयर, ऑन TV, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आने वाली हुकूमत जो भी फैसला करती है उसमें उसकी कोई इनपुट नहीं होती। पिछले वाले जो करके जाते हैं उसको भुगतने के लिए फैसले किए जाते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो हमारे लीडर्स इस तरह की बातें करते हैं। और शेख रशीद साहब ने तो कल आपको पता ही है ना एक इंटरव्यू में क्या कहा है। बड़ी वैसे उन्होंने एक्सप्लोसिव बात की है, अगर इस पर ज़रा गौर किया जाए, जो कि उससे तासुर ये मिलता है कि एज इफ़ बड़ा समझते हुए, देखते हुए कि आगे वो क्या फोर्सी कर रहे थे कि हमारी हुकूमत कितनी देर तक रह सकती है। कुछ फैसले लिए गए जिनका मलबा जो है वो अब हम पूरी कौम पे ही देख रहे हैं, और ऑब्वियसली हुकूमत को संभालना भी पड़ा। बड़ा एक तो उससे वो अमरीकी साजिश वाला बयानिया दम तोड़ गया, क्योंकि शेख साहब ने कह दिया हमें तो IB ने पहले बता दिया था कि आप नहीं रहने वाले। और उन्होंने कहा कि इमरान खान चूंकि वज़ीर आज़म था जो उसने कीमतें कम की थी, जिसे आज लोग बारूदी सुरंगें कह रहे हैं, तो उसने कुछ उसको पता था कि मलबा आगे गिरेगा, स्पेस ली, उसने कुछ सोच समझ कर फैसले किए होंगे। तो तासुर तो हमें ये मिला है, तासुर हमें ये मिला है कि शायद ये बारूदी सुरंगें जानकर बिछाई गई और अपनी सियासत बचाने के लिए या फिर अपने मुखालफीन का बेड़ा गर्क करने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करने से भी नहीं कतराया गया। अच्छा, इंटरप्रिटेशन एक है, दिस इज वन इंटरप्रिटेशन। आप खुद सुन लें और खुद सोचें कि डिसाइड करें अपनी मर्जी के मुताबिक कि उनका क्या मकसद हो सकता है। सो ये सारी सूरत हाल है। मतलब लग तो रहा था ना फिर, वरना मतलब शेख रशीद बड़े ही कोई किसको कहेंगे कि सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, अपने आप को समझते हैं वो। उम्र डज नॉट, और तजर्बा इन केस में, इस केस में डज नॉट मेक यू अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। अच्छा, पता है क्या, वैसे इनके हाथ जोड़ लेने चाहिए। एक तो जिनको ये अपना तर्जुमान कहते हैं, एज इन जो अपने आप को जिनका तर्जुमान कहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनके आगे हाथ जोड़ लेने चाहिए कि आप हमारी तर्जुमानी ना ही करें। मूविंग ऑन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 8:30 बजे मार्केट्स वगैरह बंद करने का ये सिलसिला है, हाउ मच इज इट गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी। शहबाज राना इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हमारे साथ है। शहबाज राना साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत पहले वैसे ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है, ये मार्केट्स, बाजार सब कुछ बंद होगा 8:30 बजे, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? पॉजिटिव फ़र्क आपको लगता है काफ़ी मेजर किस्म का आ जाएगा इसकी वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है,
इस वक्त हुकूमत को दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली बनाने की सलाहियत तो है लेकिन पैसे नहीं है, और दूसरा चैलेंज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आप जो ऑयल इंपोर्ट करते हो, बाकी जो एनर्जी की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हो, उसको मंगवाने के लिए आपके पास डॉलर्स नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में मार्केट्स आपको पता है 10, 11, 12 बजे तक भी कुछ सिटीज़ के कुछ सेंटर्स में वो खुली रहती हैं, तो उससे एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि हमारा एज अ कौम हमारा बिहेवियर क्या है। क्या हम तैयार हो जाते हैं? हम हमेशा हर चीज़ का जो स्टार्ट करते हैं वो ना से करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। ये हमें एज अ कौम अपने थोड़े से हमें अपनी आदतें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जो है वो आपको जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहिए। आप भी मुल्क से बाहर जाते हैं, हम भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री आप देखेंगे कि सिर्फ जो आपकी फार्मेसीज होती हैं वो ओपन होती हैं, उसके अलावा बाकी जो इस तरह की जितने भी शॉपिंग प्लाजाज होते हैं, मॉल्स होते हैं, वो ज़्यादातर यूरोप के अंदर 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का हमारा एक अजीब एक कल्चर है कि हम कहते हैं कि रात 12 बजे तक। अच्छा, और वैसे 8:30 बजे तो राना साहब कोई है भी बहुत जल्दी नहीं, मेरा ख्याल है 8:30 बजे इज अ प्रीटी डिसेंट टाइम, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। लेकिन साथ साथ ताजरों की ये सजेशन भी है कि जनाब 7 से 4 बजे तक आप वर्किंग आवर्स करें दफातर के, या 8 से 4 भी मेरा ख्याल है इज़ वर्केबल, क्योंकि अगर 9 से 5 हो सकते हैं तो 8 से 4 हो सकते हैं, और उसके बाद 4 बजे के बाद लोगों को टाइम मिल जाएगा अपने बाकी काम करने का। अब ये बताइए, एक आम आदमी काफ़ी ये सवाल करता है कि भाई इमरान खान जब थे तो बिजली तो आ रही थी, अब इमरान खान नहीं है तो 1 महीने में बिजली चली गई और 16-16 घंटे तक लोड शेडिंग की बात पहुंच गई है। आम आदमी को शायद इसकी निटी-ग्रिटीज़ और डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन उनको कैसे ये समझा सकते हैं कि हुआ क्या? आप हमें समझा सकते हैं कि हुआ क्या? देखिए, पहला जो 1 महीना था जो इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत बनी है, उसमें तो आप इनको मार्जिन दे सकते हैं कि इनको चीज़ों को समझने में मसला हुआ, क्योंकि उस वक्त जो पिछली हुकूमत थी जाते जाते, जैसे अभी शेख रशीद साहब ने तो अभी फरमाया, हम तब से कह रहे हैं कि ये लोग लैंड माइन्स बिछा के गए थे। इन्होंने जो तेल था, जो गैस थी, वो इन्होंने दरामद नहीं की, और जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इवन के चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के 2000 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स थे वो बंद हो चुके थे। उनका 660 के जो 3 यूनिट्स थे वो बंद हो गए थे, और उसकी भी वजह वही थी, पैसे नहीं थे। तो पहले आते ही इनको एक बहुत बड़ा इनको एक सेटबैक लगा कि जो हालात थे इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब थे। तो उस वक्त पहला 1 महीना इनको समझने लगा। फिर दूसरा इनका मसला ये आ गया कि जब इन्होंने मुश्किल फैसले करने थे, जब इनको समझ आना शुरू हुई कि हाँ ये वाकई हालात इतने ख़राब हैं और हमें ये सब कुछ करना है, तो पॉलिटिकल साइड पे इनको जो कमिटमेंट्स थी इनकी कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से या दूसरी साइड से, वो कमिटमेंट्स में कुछ ऐसे लगा कि कुछ उससे वो जो चीज़ें हैं उससे हटकर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ नोटिस ले रही है चीज़ों का, कुछ लोगों से मुशावरत हो जाती है। तो जो इत्तेहादी जमातों की हुक्मरान, ये जो हमारी हुकूमत है, ये थोड़ा सा घबरा गई, इनको समझ नहीं आई। लेकिन बात आपकी ठीक है कि अवाम का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आज भी मुझे PMLN की जो हुकूमत है, इनकी मुझे ये जस्टिफिकेशन मुनासिब नहीं लगती है जो कह रहे हैं जी कि पावर प्लांट्स इतने जो हैं वो सिस्टम के अंदर नहीं है। इन्होंने एक शेड्यूल तो दे दिया है जी कि 30 जून तक इतने पावर प्लांट्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। पाकिस्तान में आज भी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा है। मैं 30,000 को कम बता। राना साहब, मुख्तसरन ये बजट भी अब आ रहा है और आवाम बड़ी खौफजदा है इस बात से कि वैसे ही इतनी महंगाई हो चुकी है कि बजट से अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए। फैसल सब्ज़वारी साहब भी डरा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी डरा रहे हैं। मतलब जो स्टेटमेंट आ रही है वो इंडिकेशन यही है कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मुश्किल फैसलों पर जो अमल दरामद है एटलीस्ट आवाम की हद तक वो शुरू हो चुका है। जो पेट्रोल, एनर्जी, आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। बजट के अंदर जो चीज़ अभी भी मेरा खदशा है, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे। IMF का जो दबाव है इसके ऊपर अभी मौजूद है, तो ये एक चीज़ देखने वाली है। उसके अलावा बाकी जो सब्सिडीज़ हैं कुछ वो मज़ीद विड्रॉ होंगी, जिससे मज़ीद जो आवाम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगले 3 से 4 माह जो है ये काफ़ी आपकी मुश्किलात का वक्त होगा। मेरा ख्याल है कि हमें कोई ऐसी आवाम को उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए कि जी बजट से कोई बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बजट और बजट के बाद भी मुझे आसानियाँ पैदा होती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के इस वक्त जो माली हालात हैं और जो हमारे गैर मुल्की ज़रबाबादा के ज़खायर हैं, उनकी जो सूरत हाल है, हुकूमत के पास ना फिस्कल स्पेस है, ना उसके पास इतनी लग्जरी है कि वो IMF का जो प्रोग्राम है वो मज़ीद डिले करे। तो जब IMF का प्रोग्राम आएगा और उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, तो हर चीज़ के ऊपर एक फ्रीज आएगा, एक कट आएगा, जिसकी मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे हाईलाइट करनी है,
वो ये कि अभी तक जितनी भी कॉस्ट पे हो रही है वो ओवरऑल जो आपका लोअर मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप उसको ज्यादा हिट हो रही है। अभी भी मुझे ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसकी तरफ से कोई भी एक ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि ये हुकूमत जो है वो तैयार है अमीरों की जो सब्सिडी उनको बिजली और गैस पे मिलती है उनके कारखानों को वो ये लोग विड्रॉ करेंगे और उनकी जो बेतहाशा जो टैक्स मरात हैं इस मुल्क के अंदर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बनता है जो रीट्स के नाम से आपने सुना होगा उसके ऊपर टैक्स छूट है। जो स्टॉक मार्केट के मेंबरान हैं उनको टैक्स छूट है। इस मुल्क के अंदर फौजी फाउंडेशन को टैक्स छूट है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ उनके कमर्शियल अदारे चल रहे हैं बहुत सारे लोगों को टैक्स छूट है। सो बहुत सारे मामला को गौर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शहबाज, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और रियल एस्टेट के मामला हो गए और दीगर फैक्ट्रीज के मामला हो गए। भाई कब तक आप मेरे और दीगर हम जैसे लोगों की जेब से पैसे लेते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? मतलब मुझे कभी कभी IMF पे भी ताज्जुब होता है कि IMF कहता है बिजली बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। मतलब IMF इन चीज़ों का भी तो कहना, IMF जो कह रहा है हमें करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसी तरह होती जा रही हैं और बाकी जो मलबा है वो सारा आवाम पे गिरता है। तो उनको रिविजिट करें ना जो चीज़ें आपने इतनी सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, अब ये बताइएगा कि मार्केटें जल्दी बंद करने का फैसला हुआ, इससे पहले पेट्रोल की कीमतें सब्सिडी ख़त्म करने वाली बात हफ्तों सब लोग कहते रहे कर दें, इतना टाइम लग गया। तो ये ताख़ीर जो हो रही है फैसलों की, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखें, बहुत सारी वजूहात हैं कि हुकूमत फ़ैसले करने में ताख़ीर क्यों करती है। इसमें आप इसका भी इजाफ़ा कर सकते हैं कि जब ये अफवाह फैली कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो ट्वीट आया वो 2 घंटे के करीब लेट आया और उस वक्त तक जो डॉलर वाला इशू था वो ख़राब हो चुका था और अगले दिन फिर आपने देखा कि डॉलर की कैसी उड़ान हुई और र्यूमर मिल्स जो है वो चलती रहीं। तो एक तो लगता ये है कि बहुत ज़्यादा हुकूमत के पास काम आ गया बहुत कम वक्त में। यानी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद जब उनको बाहर जाना था तो उस वक्त तो उनका नाम ECL से हटा और फिर आपने ये भी देखा कि 2 फाइनेंस मिनिस्टर की कहानियाँ भी चलती रहीं। जो इसाक डार साहब हैं वो वहाँ से बैठ के बयानात जारी करते रहे। फिर ये मामला सेटल हुआ। फिर IMF की तरफ से जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त है, उसकी सियासी कॉस्ट है और पार्टी के अंदर बहस चलती है कि जी ये करें या ना करें। अब आप देखें कि मरीम नवाज़ की तरफ से भी मिफ्ता इस्माइल को अब हिदायत जारी की जाती है कि मिफ्ता साहब इसको ज़रा देखें। तो बात यह है कि 7-8 हफ्ते के अंदर इतना कुछ करना मेरे ख्याल में थोड़े से घबराए हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको हुकूमत की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट आर्टिकुलेशन नज़र नहीं आती। ट्रायल एंड एरर भी हो रहा है कि जी ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो करेंगे तो क्या हो जाएगा। और ये जो दोनों चीज़ें हैं इनका ताल्लुक सियासी कॉस्ट से भी है। राइट अच्छा, ये वजूहात हैं और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि आवाम बड़ी कीनली इस चीज़ को समझ भी रही है और देख भी रही है। लेकिन अब बात आ गई बजट पे, तो एक तरफ बताया जा रहा है कि माशी मजबूरियों की वजह से बजट जो है वो बड़ा ही सख्त होगा और इस बात को हमें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किफ़ायत शारी के प्लान भी बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ काबीना में 4 लोग और बढ़ा दिए गए हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको टैक्स छूट मिली हुई है। मतलब अवाम में क्या इमेज बन रहा है, तो ये भी थोड़ा सा समझाएं कि ये ऐसा क्यों है। देखें, हुकूमत की जो किफ़ायत शारी है उससे तो आप हमें माफ़ी रखें। ये हुकूमत की किफ़ायत शारी जो है इमरान खान साहब ने भी शुरू की थी। आपको याद है कि उन्होंने क्या क्या किया था। जो ओवरऑल बर्डन है इस निज़ाम को चलाने का, उसके अगर आप फिगर देखें तो वो उतना ही है जितना पेंशन्स का है। यानी पेंशन्स के ऊपर जितने पैसे जा रहे हैं वो भी तो बर्डन है, यानी उसके ऊपर किफ़ायत शारी करने की ज़रूरत है जितना हुकूमत को चलाने के लिए जा रहा है। तो हुकूमत को आप छोटा नहीं कर सकते। वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। आप PM सेक्रेटेरिएट के अंदर जाके देखें, सेक्रेटरियों की लाइनें तो देखें। तो हुकूमतें जो है ना वो किफ़ायत शारी नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसको कभी कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। हाँ, सिंबलिज़म इसका है। सिंबलिज़म ये है जिस तरह आपने कहा कि अब मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स अगर इसके अंदर आप इंडक्ट कर रहे हैं और आपको उनके प्रिविलेजेस के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती तो लोग फिर इन मिसालों को इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही बिल्कुल आप समझें कि खाली किस्म का ये तस्वर है हुकूमत की किफ़ायत शारी। हुकूमतें जो हैं वो स्लिम एंड ट्रिम करनी पड़ती हैं।
निज़ाम को स्लिम एंड ट्रिम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फैट जो है उसको शेव ऑफ करना पड़ता है, जो हायरार्की के स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है, लोगों को निकालना पड़ता है, पेंशन्स को कम करना पड़ता है। ये काम है हुकूमतों को छोटा करने के। लेकिन हुकूमतें ये काम नहीं करेंगी तो फिर लोग सिंबलिज्म के ऊपर बिल्कुल आपने सही कहा जाएंगे कि जी उधर से आप हमें कह रहे हैं कि अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधें और दूसरी तरफ जो है आप मजीद पेट जो है इजाफा कर रहे हैं काबीना के अंदर, तो सिंबलिज्म इसका अच्छा नहीं। अच्छा तलत साहब, क्विकली हालात बद से बदतर हो रहे हैं और इसके बावजूद ये तासुर बन रहा है कि जो भी तासुर बन रहा है, इनफैक्ट इस हुकूमत को एक एडवांटेज तो हासिल है कि एक ऐसी ऑपोजिशन जो पिछली को भी था बाय द वे, एक ऐसी ऑपोजिशन है जो सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए काम कर रही है। मतलब अवाम की बात ना इन्होंने की थी जब ये ऑपोजिशन में थे, अपने सियासी मकासद के पीछे थे और माशाल्लाह PTI भी उसी के पीछे है। तो आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए अपोजिशन तो अब ना होने के बराबर है। मेरे ख्याल में इमरान खान की जमात के अंदर भी अब ये बड़ी बहस है कि इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, या तो इस हुकूमत को आपने धक्का दे के जून में गिरा दिया होता, तब तो हम कहते कि जी ठीक है आप असम्बलियों से निकल गए हैं, तो अब चूँकि निकल गए हैं तो अब हमने फिर अगला नतीजा भी हासिल कर लिया। टूर्नामेंट से आप निकल भी गए, टूर्नामेंट भी जारी है, आपकी टीम उसमें खेल ही नहीं रही है, वो धड़ाधड़ जो है कानून पास किए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को आपने लगाया हुआ है एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर, तो प्रेसिडेंट की ज़रा पावर कोई नहीं है, वो पावर जो है ख़त्म हो गई है, जो इस्तेमाल करता है उसको फिर ओवरराइड कर देते हैं। आइन और कानून में तो यही बातें हैं। तो इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर ये बहुत बड़ी बहस है, तो अपोजिशन तो ना होने के बराबर है। हुकूमत के पास जो एडवांटेज है वो बुनियादी तौर पर यह है कि इमरान खान साहब ने इतनी मरतबा ऑल फॉल बातें की हैं और ऐसे अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि अब उनके अपने साथी भी उनसे भागने लगे। तो अगर ये अपोजिशन पार्लिमान के अंदर होती तो कुछ मौसर होती, लेकिन पार्लिमान से बाहर भी आपको गैर मौसर होती हुई नज़र आ रही है। शेख रशीद ने भी अब ये बयान दे दिया है कि इमरान खान को पहले पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, 4 महीने पहले पता था, तो गुब्बारा जिन्होंने फुलाया हुआ था साजिश का, उसके अंदर से मज़ीद हवा निकाली गई है। तो अगर ये अपोजिशन PTI की पार्लिमान के अंदर होती तो मेरे ख्याल में हुकूमत को वक्त पड़ना था। इस वक्त तो अपोजिशन है ही नहीं, लेकिन हुकूमत इससे फ़ायदा उसी सूरत में उठाएगी जब वो मईशत को संभाला देगी और संभाला देने के बाद उसके एडवांटेजेस को आवाम की फलाह और उनकी सहूलत में या उनकी मुसीबत में कमी में ट्रांसलेट करेगी। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। I hope better sense would prevail और You still hoping for that? बिल्कुल हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना। अच्छा लगता है ये देख के, you know, ये कैमरा आगे आ रहा होता है, बट फैंसी सा लगता है। So thank you for to our camera team and the rest of our colleagues for doing this for us. I hope कि आपको भी अच्छा लगता हो। खैर, अच्छा भाई, एक प्रॉब्लम जो मैं जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं इकोनॉमी की, इससे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम दुनिया में सक्सेसफुल मुल्कों का एग्जाम्पल लेना तो उसमें इक्वल पार्ट्स पे लोग काम करते हैं। जितने आदमी काम कर रहे होते हैं उतनी ही खवातीन की भी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी सी नहीं बहुत सी रुकावटें हैं। के बहुत सक्सेसफुल मुल्कों की नहीं भी बात करते, हम अपने कई सालों बाद आज़ादी हासिल करने वाले, एज एन अलग होने वाले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की, उनकी तरक्की की मनाजिल तय करने में भी ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना और ख़वातीन का उनकी माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बहुत अहम रहा है। मतलब आप किसी भी बंगाली प्रोफेसर या उनसे मईशत दान से बात करें तो वो और बहुत सारी वजूहात तो बताते हैं ही, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाया, अपनी औरतों को पढ़ाया। बेसिकली ये सब कुछ भी है, लेकिन माहौल ऐसा सेट करते हैं। इन सारी पढ़ाइयों के बाद ऑब्वियसली दिमाग खुलते हैं तो माहौल ऐसा सेट होता है जो कि कंजीनियल होता है, जो इस काबिल होता है कि ख़वातीन भी आके ना सिर्फ काम करें, प्रोडक्टिव काम करें और तरक्की भी करें, और ऑब्वियसली माशरा भी उससे बेहतर हो। हमारे यहाँ इस किस्म के चैलेंजेस अभी भी हैं और बहुत ही, मतलब आप ख़वातीन के अपने एक्सपीरियंसेस भी सुन लें तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन कराची के एक सेमिनार में माशी सेक्टर में ख़वातीन को पेश आने वाली मुश्किलात पर खुलकर जी बहस हुई और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कमाल ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 2023 जी बिल्कुल 2023 के आखिर तक बैंकिंग सेक्टर में ख़वातीन की मुलाजमत में 7% इजाफा हो सकेगा। ऑब्वियसली ये कोशिश भी है, ये एक टारगेट भी सेट हुआ है। ख़वातीन को मुलाजमतों के हसूल में क्या रुकावटें
हाइल हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। इसके लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की प्रोग्राम मैनेजर डाइवर्सिटी इंक्लूजन रजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। रजा, सबसे पहले तो ये बताइए, हमें लगता है कि जनाब सही है हालात, हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम रेशो ही निकालने की कोशिश करें, वो इदारे जहाँ पर ख़वातीन हम तवक्को करते हैं कि ज़्यादा होनी चाहिए, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि द रेशियो ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान वर्कफोर्स, द फॉर्मल सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर अभी भी बहुत कम है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ ग्लोबल थिंग, रीजनली स्पीकिंग, जैसा आपने अभी अर्लियर बांग्लादेश का मेंशन किया था, साउथ एशिया में भी पाकिस्तान का रेशियो उस हिसाब से काफ़ी कम है। आई थिंक सिर्फ 21-22% है और 10 साल से वो शिफ्ट नहीं किया। ऊपर से अर्बन सेंटर्स में तो वो सिर्फ 10% रहा है। तो it really raises a lot of concern for us कि graduating classes mostly उनमें ख़वातीन होती हैं, they're very successful education wise, लेकिन फिर वो private sector में क्यों नहीं participate करें? वो informal sector में they're the majority, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर में उनका आना और उनका ठहरना इट्स प्रीटी डिफिकल्ट राइट नाउ। अच्छा रजा, हम इस पे बात कर सकते हैं कि हम किस तरह माइल करें ऑर्गेनाइजेशंस को, उनकी मदद करें कि वो ख़वातीन को, ज़्यादा ख़वातीन वर्कर्स को इंटीग्रेट करें, लेकिन सबसे पहले तो सोच बदलनी होगी। तो क्या चाहते भी हैं कि ख़वातीन और वर्कफोर्स में आएँ? क्योंकि हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत से लोगों से हम ये सुन चुके हैं, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन हेड से भी हमने ये सुना हुआ है कि ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट देने के मसले बड़े होते हैं, क्योंकि फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर वो और बड़े रीजंस हो जाते हैं, छुट्टियां छोड़ना, बच्चे, मैटरनिटी लीव्स से ही जान जाती है इदारों वो की। फोरसाइट में इतना कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें मसले होंगे कि हम उनको एम्प्लॉय ही नहीं करेंगे। तो ये तो सोच पहले बदलेगी, तो उसके बाद ऑन द ग्राउंड रियलिटी बदलेगी। तो हम जो है अब सोच का तो उसमें टाइम लगता है और सबकी अपनी अप्रोच होती है, but as the Pakistan Business Council what we try to do is we speak to organizations और फिर उनको फिर हम ये इंफॉर्मेशन और मालूमात उनके सामने जाहिर करते हैं कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, उनकी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस ऐसी हों जिससे ख़वातीन उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में कंफर्टेबली काम करें, उनकी करियर प्रोग्रेशन हो, और फिर जो पर्सनल लाइफ में जो भी इनके इवेंट्स हो रहे हो उससे उनका वर्क लाइफ जो है वो मुतासिर ना हो। तो फिर what we do is we encourage organizations कि आप हमें बताएं आपकी policies and practices क्या हैं। हमारा अभी recent एक तकरीब हुई है 7 जून को, we call that the Gender Diversity Awards, और उसमें जो organizations ने अपनी policies and practices हमें disclose की थी, फिर हमने उनको उस basis पे उनको honor भी किया। So what they do is they have a lot of policies like maternity leave, child care, they track the indicators that show कि women जब वो maternity leave लेती हैं तो फिर वो वापस ऑफिस रिटर्न भी कर रही है या नहीं, तो वो भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके तहत आप देखते हैं कि आपका कल्चर, ऑफिस कल्चर कैसा है, आपके पास एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब एक मिक्स्ड कल्चर में ख़वातीन और मर्द काम कर रहे होते हैं तो उनको एक प्रोफेशनल तरीके से इंटरैक्ट करना आना, कॉन्वर्जेशन करना, डिफिकल्ट इश्यूज पे बात करना, दैट ट्रेनिंग नीड्स टू बी गिवन बाय प्राइवेट इदारों में। तो हम फिर भी देखते हैं कि हरासमेंट के हवाले से पॉलिसीज़ हैं, ख़वातीन की रेशो ज़्यादा। सरकारी इदारों में क्या सूरत हाल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस? क्या सरकार के जो इदारे हैं वहाँ पर ख़वातीन जितनी होनी चाहिए उतनी हैं, कंसिडरिंग कि हमारी आबादी का निस्फ से ज़ायद ख़वातीन हैं? तो as far as I know, maybe सरकारी इदारों में भी ratio is not as high, but as a private business, as the Pakistan Business Council, we focus mostly on private business because the private sector is a huge employer of women. There's a lot of potential there. तो आप लोग कोई बेहतरी देख रहे हैं अपनी इस कोशिश के नतीजे में? मुख्तसरन बताइएगा ओवर द past few years. जी बिल्कुल, we have a lot of inquiries, different organizations, they ask us about gender sensitization training, they ask us कि हम एक gender strategy कैसे build करें, हमारा focus, हमारे target, they set targets for like every 2 years or 5 years कि हमें इतना ratio बढ़ाना है, and then we see those targets being met. तो वो थोड़ा आहिस्ता है वो process, but it's coming, and especially because a lot of the companies that are with us, they're in the manufacturing sector, they offer services, so they're very integrated into
Pakistani culture. So this is the place where they operate from. So we see a lot of. बहुत शुक्रिया रजा, ख़ास तौर पे आपसे बात करके हमें एटलीस्ट होप हुई है कि देयर इज़ अ चेंज जो कि आहिस्ता आहिस्ता ही चले। कहते हैं ऑब्वियसली ओवरनाइट तो चीज़ें हो नहीं सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक हो रहा है चेंज। somebody is there actually who's trying to bring change. So ये Pakistan Business Council इनका diversity inclusion program certainly ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं. So all those private organizations who are watching this right now, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं. आप किस तरह अपनी कंपनी पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकते हैं to be more inclusive, to be more diverse, more progressive, और इससे बेहतरी भी होगी. मतलब लिटरली ये डिसीजंस आपके लिए बहुत बेहतर ही होंगे. So, आपका टैलेंट पूल बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, आपके ऑफिस का डिसिप्लिन बेहतर हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी एट द एंड ऑफ द डे बेहतर होगी. अच्छा जी, दुआ जहरा ये जो नाम है अब ये बिल्कुल मशहूर हो चुका है पाकिस्तान में. एवरीबडी इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि जी इस केस का क्या बना. तो आपको ज़रा अपडेट दे दें कि दुआ जहरा केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया उस हवाले से, और दुआ जहरा अपनी मर्जी से वालिदैन या शौहर के साथ जा सकती हैं. तो उनको ओपन चॉइस दे दी गई है कि आप खुद डिसाइड करेंगी, आप खुद फैसला करेंगी कि आप किधर जाना चाहती हैं. तहरीरी फैसले में कहा गया कि बयान हल्फी और तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता और दुआ जहरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है. और ताहम ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखेगा. क्या मतलब कार्रवाई जारी रखेगा? अब लेट्स सी कि क्या ऑलरेडी उसको डिसीजन तो पता ही है. अदालती फैसले से पहले दुआ जहरा की वालिदैन से मुलाकात भी कराई गई, जिस मुलाकात का इसके वालिदैन मीडिया टॉक जो उनकी मुख्तसर रोते हुए थी उसमें हवाला भी देते रहे. वालिदैन ने दावा किया कि बेटी घर जाना चाहती है, पुलिस शेल्टर होम ले गई. सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने. मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ. उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए. वो कोने मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए. अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी. शाला रजा साहब अभी पीछे मैं देख रहा था, इसको कीनली फॉलो भी कर रही हैं, बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व है इस केस में. मतलब अगर वालिदैन ये कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा, बट दिस इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड. क्योंकि बीच में अगर हम ऐसी भी चीज़ें देखते रहे हैं ना कि वो वालदा जो थी वो इंतज़ार कर रही थी लेकिन वो लड़की मिली भी नहीं अपनी माँ से, तो बहुत सी चीज़ें हो रही थी. और उसके बाद ये कह देना कि प्राइवेटली जब हम मिले हैं तो उसका ये कहना है कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ. बात ये कि फैसला अब उसके हाथ में है, तो लिहाजा वो जहाँ जाना चाहती है वो जा सकती है. अमीन अनवर से जानते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली. अमीन शुक्रिया. अमीन, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि दुआ का केस जो है वो अगवा का केस नहीं है. किस बुनियाद पर यह फैसला दिया गया है? क्या ऐसे हक़ाइक़ अदालत के सामने लाए गए जिस पे उन्होंने कहा कि अच्छा ये बच्ची खुद डिसाइड करेगी? बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये ऑब्जर्वेशन दी है क्योंकि दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जो आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई थी कि दुआ जहरा को बाजियाब कराया जाए, उसके बाद अदालत में पेश किया जाए. तो सिंध पुलिस ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए दुआ जहरा को चिश्तियाँ से जो है वो बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया था, जिसके बाद अदालत का ये कहना है कि जिस मकसद के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी वो मकसद पूरा हो चुका है. जबकि दुआ जहरा ने अदालत में पेश होकर अपना बयान हल्फी जो है वो रिकॉर्ड कराया. उसमें कहा है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसने ज़हीर के साथ शादी की है और उसके साथ ही रहना चाहती है और उसके साथ जाने की इजाज़त दी जाए. अच्छा, थोड़े से जितनी हम क्लैरिटी मांगते हैं, जितने सवाल करते हैं, कन्फ्यूजन थोड़ी सी और बढ़ भी जाती है. ये बताइएगा कि इसी दौरान ये भी सामने आया कि दुआ जहरा के वालिदैन ने दावा किया कि बच्ची उनके साथ यानी घर जाने के लिए रजामंद है. तो क्या ये बात अदालत के सामने नहीं रखी गई या अभी इसका वक्त नहीं आया? तो उस स्टेटमेंट का क्या हुआ जहाँ वो कह रहे हैं कि बच्ची कह रही है मैंने घर जाना है? जी, गुज़िश्ता समात पर जब दुआ जहरा को अदालत ने कटहरे में बुलाया था और ऑन ओथ जब उन्हें पहले कलमा पढ़ाया गया, उसके बाद अदालत ने उनका बयान रिकॉर्ड किया और उनसे तमाम सवालात किए गए कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है और अब आप किसके साथ रहना चाहती हैं, आपको किसी ने अगवा किया,
या नहीं, जिस पर दुआ ज़हरा का ये कहना था कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया है, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़हीर के साथ गुजारना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद अदालत ने दुआ ज़हरा के इस बयान को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया था और आज भी अपने इस फैसले में कहा है कि दुआ ज़हरा ने जो अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया था वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए और ट्रायल कोर्ट में जो दुआ ज़हरा के अगवा का मुकदमा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन भी उसमें लगवाई गई थी, अल-फलाह थाने में दर्ज किया गया है। वो केस सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में ज़ेर समात है और तमाम दस्तावेज़ात तफ्तीशी अफसर को हिदायत की गई है कि ट्रायल कोर्ट में पेश करें और ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, क्योंकि हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिस मकसद के लिए वो मकसद पूरा हो चुका है। अच्छा, अब उससे बयान हल्फी लिया गया। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, और उसने पहले ही बयान दिया था और वो मनाजिर भी जिन्होंने देखे लाइव अदालत में बैठ के, वो कहते हैं कि उस बच्ची का बाप और माँ ऐसे फटी आंखों से उस बच्ची को रोस्टम पर देख रहे थे और वो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना माँ बाप के साथ। और जो माँ की हालत है ना, आई एम सॉरी, और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर, जब आप अपनी माँ को किसी वजह से भी इस हालत में देखते हो तो फिर आपका दिल चाहता है भाई मैं दुनिया इधर से उधर हिला दूं और अपनी माँ के आंसू जो है वो रोक दूं और उनको इस अजियत से, सिचुएशन से निकाल लूं, लेकिन हमें यहाँ होते हुए ये नज़र नहीं आ रहा। क्या हाल है जी आपका? और अगेन बात ये है कि हम नया घंटा शुरू हुआ है तो अच्छी खबर से बात शुरू करना चाहते हैं, लेकिन खबरें ज़रा अच्छी वाली कम होती जा रही हैं और ख़तरनाक खबरें ज़रा ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स की तो हम बात कर ही रहे हैं। अक्सर हम जब स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं तो हम कराची का एक हवाला देते हैं, बिकॉज यहाँ तो एक रैम्पेंट कल्चर ही आप समझेंगे वो बन रहा है और कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार उसको सबड्यू कर दिया जाता है। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि इस्लामाबाद में भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो गई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद जो कभी बड़ा पुरसकून होता था, भाई हमारा तो घर है, तो हमें तो बड़ी अजीब लगती हैं ये बातें सुन के, लेकिन वहाँ हुआ ये है कि जराइम पेशा अनासर जो हैं अब दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस के मुताबिक जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कासिम एवान जी हैं, वो लम्स का एक ग्रेजुएट यंग लड़का, फूड डिलीवरी सर्विस में एक मैनेजर था। डकैती मुज़ाहमत पर वालदैन के अकलौते बेटे को जान से मार दिया गया। और ये हुआ भी किधर अब्दुल्ला, यू कैन नॉट इमेजिन। एक जगह है F9 पार्क, बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी दुनिया वहाँ वॉक के लिए जाती है और बड़ा सेफ भी माना जाता है उस जगह को। वहाँ डकैती हुई है और ये लड़का, मतलब आप क्या करें, आपका दिल दहल जाता है इस किस्म के वाक़यात सुन के। इकलौता बेटा, मतलब माँ बाप किस तरह बच्चों को पालते हैं, और जवान किया हुआ एक बच्चा, ज़िंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट उन वालिदैन की ये बच्चा था और एक लम्हे में उस घर की, उस ख़ानदान की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। DIG ऑपरेशंस की ज़र निगरानी टीम वाक़े की तफ्तीश कर रही है। कुछ अर्सा पहले कराची में भी आपको याद है डिफेंस फेस एक्ट में निशात पे डकैती मुज़ाहमत पर आनंद आओ देखा ना ताओ गर्दन पे गोली मार दी थी। विजुअल्स उसके हुए थे जो कि इतने खतरनाक विजुअल्स हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है, शुक्र है खुदा का कि ही इज आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज डूइंग बेटर। तो लेकिन वो इस्लामाबाद वाला जो बच्चा है कासिम, ही कुड नॉट मेक इट। 2 दिन वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा, लेकिन नहीं बच सका। और अब्दुल्ला अकलौता बेटा, 2 बहनें, बाप जो है वो खुद काफ़ी अलील हैं, काफ़ी बीमार हैं। मतलब हम जब वो एक फैमिली स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक वैसे ही ऑब्वियसली इतनी जवान जान का जाना, और किस वजह से, डकैती की वजह से। इस्लामाबाद पुलिस तो जो एक्शन लेना चाह रही है ले, वो तो कर लेंगे जो करना होगा। लेकिन पता है क्या, मुझे नहीं पता मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लिटरली भाइयों वाला, बड़े भाइयों वाला मशवरा, घर वालों वाला मशवरा, जो भी आपसे कुछ मांगने आए ना आप दे दें बगैर रजिस्ट किए। कुछ रजिस्ट ना करें, रजिस्ट नहीं करें, बाद में देख लिया जाएगा, जो होगा होगा। मतलब बिल्कुल अपनी तरफ से 1 इंच भी मूव ना करें कि किसी को ये शक गुजरे, क्योंकि ये तो किसी का बसा नहीं खाते। ये तो एक लम्हे का तरद्दुद किए बगैर फायर कर देते हैं ये लोग। लेकिन बात ये, रेजिस्ट करें तो आपके सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, और अगर रेजिस्ट नहीं करेंगे और दे देंगे जो उन्हें चाहिए तो फिर आपका अच्छा चांस है। दोनों ही बड़ी मुश्किल हालात हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में तो चांस ऑलमोस्ट निल हो जाता है। इसलिए बच्चों, पर्टिकुलरली नौजवान, बिल्कुल नहीं रेजिस्ट करें, जो होता है देख लें बस फिर। अच्छा जी, बाकी तो हम कितने, वैसे अफसोस की बात है कि हम ये करने के बजाय कि जनाब इनकी सरकोबी होनी चाहिए, ये वाक़यात होनी नहीं चाहिए, हम इस नहज पे आ गए हैं कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई छीनने आए तो आप दे दें चीज़ें।
मतलब ये लिटरली बहैसियत कौम हमारे लिए रोने का मकाम मतलब हम यहाँ बैठ के एक पूरा 1 घंटे का शो कर सकते हैं जहाँ हम ये कहें कि भाई पकड़े इन लोगों को, ये क्यों दंदन आते फिर रहे हैं, कि किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, तो हम उस पर भी कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं जिस पे काम हो रहा होता है। बट दीज थिंग्स कीप हैपनिंग, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, आप ही को कह दें कि अपने आप को खुद बचाओ। अभी आगे बढ़ेंगे और कराची में आपको पता है कसीरुल मंजिला इमारतों की भरमार है, मतलब हर गली, हर चौरंगी, हर सड़क पे आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नजर आएंगी। और हमेशा का एक ही रोना है कि हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इतना इक्विप्ड नहीं है कि वो इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आग बुझा सके, और कितनी मंजिलों तक एक्चुअली आग बुझाई जा सकती है, और अदरवाइज़ जो पहले की बिल्डिंग्स हैं उनमें सिस्टम्स कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं अगर उनमें फायर वाटर स्प्रिंकलर्स वगैरह नहीं लगे हुए। और ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है जेल चौरंगी पे, जो इमारत में आग लगी और उसमें एक इंसान की जान भी चली गई और कितने ही लोग बेघर हुए हैं। लेट्स सी उनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होता है, वो इंजीनियरिंग वाले डिसाइड करेंगे कि बिल्डिंग रिहाइश पजीर है, मतलब अब हो सकते हैं लोग उसमें कि नहीं हो सकते। लेकिन इसी पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी आज असिस्टेंट कमिश्नर हैं फिरोज़ाबाद की अस्मा बतूल साहिबा, और मुबीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ फायर ऑफिसर KMC। अस्मा साहिबा, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा साहिबा, सबसे पहले आपके बात का आगाज़ करते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है कि ये एक्चुअली अगर सिर्फ इस किस्से की बात की जाए तो आग कहाँ लगी थी, क्या उस बिल्डिंग में एग्जिट्स थे, मार्क थे, क्योंकि हमें तो यही पता चला है कि वो जो एक जान गई है वो जो लड़का था उसको कहीं एग्जिट भी नज़र नहीं आ रहा था और एक टोटल कन्फ्यूजन थी। और आपको पता है उस आग को बुझाने में इटसेल्फ 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। तो प्लीज़ ज़रा उसकी डिटेल दीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया और इस चीज़ को कंसीडर किया। बिल्कुल ऐसे ही था, बेसमेंट में आग लगी थी। आई वॉज इन समवेयर इन ट्रेनिंग, तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे इस तरह से फ्लेम्स हैं, तो एंड आई रश टू द साइट इमीडिएटली, और वहाँ मैंने देखा कि एक धुआं था बस, तो जाके चेक किया तो उन्होंने कहा जी बेसमेंट में आग लगी हुई है और वहाँ पे शायद कोई ऐसा स्टॉक है जो कि जल रहा है। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही थी कि वहाँ पे लोगों को निकाला जाए। मैंने इंतज़ामिया से उनके स्टोर की पूछा कि भाई यहाँ पे कोई आपके अंदर लोग तो नहीं? उनका जी हमने अपने कस्टमर और अपने जो हमारे सेल बॉयज़ हैं हमने उन्हें बाहर निकाल लिया है। देन जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे वो ऊपर से झांक रहे थे और वो तयन कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है। तो मैंने उनको कहा जी आप लोग आ जाएं। DC साहब भी मीनवाइल पहुँच गए और हमने जॉइंटली तमाम जो हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, हमने लोगों को उनके घरों में जाके उनको कहा कि आप लोग बाहर आ जाइए, सिचुएशन कुछ सेट नहीं है, बेटर नहीं है, क्या होता है। तो उनको हम लोगों ने फ़ौरन ही बाहर निकाला। कुछ जो पेशेंट्स थे या ओल्ड एज थे और बच्चे थे उनको हमने स्ट्रेचर्स पे और व्हील चेयर्स पे निकाला। तो थैंक गॉड कि हमने उन लोगों को बाहर निकाल लिया। जो एक जान ज़ाया हुई उनके बारे में ऐसे कि वो शायद उसी दिन आया था जॉब के लिए, तो उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी रेस्क्यू 1122 एक दिन पहले ही लॉन्च हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब की सुपरविजन में, और माशाल्लाह उसकी वजह से हम लोग इतने इस काबिल हुए कि हमने एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मैं तो ये कहूँगी कि बाकी बात तो बात की है, लेकिन ये हुआ कि कोई जानी नुकसान वो एक हुआ, अनफॉर्चुनेटली सफोकेट हो गए वो भी। लेकिन उसकी भी मैंने सिविल हॉस्पिटल में कॉल की कि जी हर मुमकिन कोशिश की जाए इसको बचाने की, बट उन्होंने मुझे कहा कि जी मैडम ही इज़ ऑलरेडी डेड। अच्छा अस्मा साहिबा, आप कह रही हैं आग जो है वो बेसमेंट में लगी थी। मुबीन अहमद साहब, हम हमेशा यही तसव्वुर करते हैं कि अगर बहुत लंबी कोई बिल्डिंग इमारत है और ऊपर कहीं आग लगी होगी तो उसको पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये आग तो बेसमेंट में लगी थी, ये तो एक्सेसिबल, मतलब जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक्सेसिबल होगी, फिर भी इतने दिन लग गए उसको काबू करने में। देखिए ऊपर पहुंचने के जिस तरह के मल्टी बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो इसी तरह के फायर टेक्नोलॉजी भी ऊपर काम करने वाले सिस्टम को ईजाद कर रही है, उस पर तजर्बे कर रही है, बना रही है। हाई राइज बिल्डिंगों के लिए गाड़ियाँ बना रही है, स्नार्कल्स बना रही है। इस वक्त कराची में मेरे पास फायर के स्नार्कल जो हैं वो 5 हैं, जिसमें से 2 अंडर रिपेयर है, 3 अंडर रिपेयर है, बाकी 2 वर्किंग में, जिसकी एक की हाइट है 103 मीटर की बुलंदी, यानी कि आइकॉन टावर तक की बुलंदी पे वो काम करने के काबिल है। और एक छोटी है वो मतलब 10, 15, 20 मंजिलों पे आराम से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए एक छोटी स्नार्कल जो 103 फीट की बुलंदी पे काम करने की है, वो हमने ओल्ड एरिया के लिए रखी है, ताकि वहाँ पे इतनी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है और उनके तंग रास्ते हैं, तो उसको मिनी ट्रक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो पहुँचती है। और इस गाड़ी ने ही इस बंदे को निकाला था, ये जो अंदर ट्रैप हो गया था धुएँ में, उसको रास्ता नहीं मिल पाया। हकीकत में रास्ता उसको इसलिए नहीं मिल पाया कि उसका रास्ता ही जो है
अंदर से ही था, बाहर से कोई रास्ता नहीं था मेज़नाइन पे जाने के लिए, अलग से बाहर से कोई सेपरेट रास्ता नहीं था। So there was no fire exit in the design plan. जी उसमें और आपको पता है ना, क्योंकि इससे हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखे हैं जहाँ एग्जिट्स होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स, बड़े वेल लिट होते हैं कि धुआं भी हो तो उसमें वो लाल जो है वो नजर आ जाए। और वो एग्जिट जो है वो बाहर की तरफ ही होना चाहिए इमारत की, ताकि वो जो भी है वो गैलरी में बालकनी में आ जाए और उसको फिर। अब एसी साहिबा, अब एग्जिट नहीं है, स्प्रिंकलर्स नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बिल्डिंगें बने पे बनी जा रही हैं, अभी भी दसियों सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें ऐसी हैं कराची में जिसमें कोई फायर एग्जिट नहीं है, अभी मजीद भी बनेंगी, हम सबको पता है बात। ये कैसे मिल जाते हैं इनको एनओसी? जी, इनसे जब हमने ये पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि जी हमारे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए थे, और वो मुझे बल्कि जब कल मैंने विज़िट किया उसका तो मुझे उसने एक जो बच गया था वो दिखाया भी। अब सेकंड वो यही इशू था कि उसमें एक्सेस नहीं था, एग्जिट भी तो जी एग्जिट नहीं थे, और जो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है उनके पार्ट पे कि उनको जो बेसमेंट में चीज़ें स्टोर की हुई थी वो गोडाउन नहीं था, वो बेसमेंट था, तो वो जो चीज़ थी उसने उसको इंटेंसिफाई किया फायर को। आपने बात की कि इसको कैसे कवर किया जाए, तो इस पर कमिश्नर साहब की सरबराही में हमारी एक पूरी कमेटी चाक आउट हुई है और हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पर। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो चेयरमैन हैं उस कमेटी के, और बाकी इसमें फायर ब्रिगेड के ऑफिसर भी हैं और हमारे बाकी इदारों के ऑफिसर भी हैं, और हम तमाम बिल्डिंग्स जाके चेक करते हैं उसमें ये इक्विपमेंट हैं कि नहीं है, और फिर हम हाई कोर्ट में इसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। हमारे एंड पे तो हम लोग हर चीज़ चेक करें, बट आपको पता है कि बहसीयत कौम हमारी ये इश्यूज़ हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मिस यूज़ करते हैं। इट वाज यू कैन से दैट कि वो उनके पार्ट पे थोड़ा सा था कि वो अगर मुझे जैसी रिपोर्ट थी कि वहाँ पे कोई स्टोर किया गया था और इसके ऊपर उनको कंसर्न एजेंसी ने नोटिस भी किया था कुछ दिन पहले, और तो सर मैम एक तो स्टोर है नहीं, आपको बताइए आप ही के इलाके में मुतअद्दिद बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनके नीचे स्टोर खुले में, मतलब उस पे इस वाक़े के बाद कोई इफेक्टिव एक्शन हो? जी बिल्कुल, उसके ऊपर हमें कैफेज हैं, मतलब यू नेम इट, एलीट रेस्टोरेंट्स हैं नीचे, सिलेंडर इतने बड़े, इस टेबल से बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं वहाँ पे, मतलब बॉम्ब्स हैं वो तो। बिल्कुल ऐसे ही है, उन सबको जो है हम लोगों ने वार्न भी किया है, नोटिस भी किया है, और उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हमने शुरू कर दिया है। जितने भी सिलेंडर्स हैं या इस तरह की कोई भी अगर स्टोर को मिसयूज़ किया जा रहा है हमारे एरिया, बल्कि पूरे कराची में हमने उसको जो है फौरी तौर पर सील करना शुरू कर दिया है। मगर कोई लॉ है ऐसा? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा, मतलब एक जान जाना भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और उसके बाद वो बिल्डिंग का जो हमें सुनने को आ रहा है कि वहाँ आप उसमें आप रह नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो भड़कती रही है आग, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा ऑफ हो गया है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इसको अब इसकी पेनल्टी क्या होनी चाहिए? ये जो खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर तो ये रेस्टोरेंट्स हैं या ये सुपर मार्केट्स हैं जहाँ उनको उस बेसमेंट में गोदाम नहीं बनाना, गोदाम होता है और बेसमेंट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू दैट। हमें वैसे ही इंक्रोचमेंट का शौक है, हम तो पूरी पार्किंग लॉट्स भी ले लेते होते हैं, तो उसका कुछ तो खमियाजा उनको देना चाहिए, जैसे कि बैन ऑल द स्टोर्स या बैन ऑल दोज रेस्टोरेंट्स, या कुछ देर के लिए उनको कुछ डेंट तो पड़े कि हमसे गलती हुई है। बैनिंग का मतलब है सिस्टम उसका बेहतर करें, और उनके और भी बहुत से स्टोर्स हैं, तो क्या उनको जाके चेक किया? क्योंकि एक में अगर इनकी ये माइंडसेट है कि हम यूज़ कर सकते हैं तो बाकियों में क्या हो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, को करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको हम अपने एंड पे सारे जो एसीज़ हैं वो कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी आई हुई हैं, और हम पहले से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी एक कमेटी जो है वो बनी हुई है, और साउथ में स्पेशली इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, या जिस तरह के हमारे एरियाज़ हैं, ये फिरोज़ाबाद बहादराबाद का एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ के एसी ने, मैंने, हम सब ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनाई है और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हमारे साथ फायर ऑफिसर भी हम ये ज़रूर पूछेंगे कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के अपार्टमेंट लिए थे उनका क्या होगा, उनको कौन कॉम्पनसेट करेगा, उनका क्या हल है उनके मसले का। लेकिन मुबीन साहब आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे कभी आपकी एक बात पे ना ज़रा अभी तक सोचने पर मजबूर हूँ। ठीक है, हमारे पास एक स्नॉर्कल है जो कि पहुँच सकती है ऊपर वाली हाइट पे, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम क्या सेलिब्रेट करें कि हमारा 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है और हमारे पास 2 वर्किंग स्नॉर्कल्स हैं सिर्फ? नहीं, होना तो चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो होना चाहिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में एक होना चाहिए, लेकिन तो फिर भी ये हमारी जी हाँ बिल्कुल, ये हमारी ज़रूरियात इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं, ना होने से बेहतर तो कुछ है, लेकिन चल रहा है। इत्तेफाक कर लें अगर किसी चीज़ पे, नहीं, लेकिन ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि आप कहें कि हमें दें चीज़ें। होना ये चाहिए कि आग लगे ही ना,
अगर ये इसको वेयर हाउस सिस्टम नहीं बनाया होता, और अगर बनाया भी था तो उसमें इंतज़ाम करना था उनको। और जितने वेंटिलेशन जितने होते हैं बेसमेंट के अंदर, ऐसा नहीं कि बेसमेंट ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि कोई वेंटिलेशन नहीं होती हैं, उन सब को बंद किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने SBSC वालों को, AC साहब की मदद से मैंने उनको कॉल करवाया कि उनको बुलाएं कि नक्शा लेकर आएँ, और उस नक्शे में मुझे बताएं कि कहाँ पर इसके वेंटिलेशन होती है, हमेशा होती है। तो नहीं, उसने नहीं बता सके, उनकी बहरहाल अपनी, वो कहने लगे यार इस नक्शे में तो समझ में नहीं आ रही। तो मैंने बोला कि फिर तोड़ना शुरू करो फिर। तो जो फुटपाथ का एरिया है, जैसे कि बेसमेंट तो अपनी सीध में होना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा फुटपाथ के बाहर तक निकाला हुआ था। फिर हमने वहाँ से होल करें, आपकी वीडियोस भी चल रही हैं इसमें, देखें ये होल करें। जब इनको होल करें तो पता चला कि इसी इनकी जगहों पे आ गए। अच्छा मुबीन साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जब ये ऐसे किस्से होते हैं ना, तो एक तो ऑब्वियसली हमें बड़ा ही दुख होता है कि हम उस तरह इक्विप्ड नहीं है जिस तरह हमें होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें आप लोगों के लिए भी डर लग रहा होता है। हमें बताइएगा कि क्या आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों के अपने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सब कुछ प्रॉपर होता है या आपको खुद लेना पड़ता है? आज ही दुनिया के मुताबिक मतलब थोड़ा सा एक वो दौर था कि हम मास्क बजाय फुल फेस मास्क लगाने के बजाय रुमाल दिए जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मास्क और ब्रीथिंग ऑपरेटर सब दिए हुए, वरना पहले ये चीज़ें नहीं मिलती थी किसी दौर में। मगर आप ये तो कोशिश कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्नॉर्कल बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। कि मैं ये कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, ये इंतजार ना करूँ गुलिस्तान जौहर के लिए मैं रणछोड़ लाइन से गाड़ी मंगवाऊँ। अंदाजा लगाइए, मतलब उसमें ही आग कहाँ से कितने फ्लोर्स तक पहुँच जाएगी, और अगर एक स्नॉर्कल होगा तो कितनी देर में खत्म होगा और वापस पानी भरने जाएगा। थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए कि आग लगे ही ना, अगर लग जाए तो उसके ये तो पॉसिबल नहीं है। आग ना लगने पे तो हम ये कुछ क्या ही कर सकते हैं। अब उसमें उन्होंने यही था ना, थोड़ा सा उनके पास वाटर का इंतजाम होता, स्प्रिंकलर सिस्टम होता, तो ऑटोमेटिक डायरेक्टर खुद ही फटते और वो आग बुझाना शुरू कर देते। अच्छा, तेल के ऊपर पानी डालेंगे तो आग और फैलेगी? वो फॉर्म के अलग होते हैं, वो फॉर्म के अलग होते हैं। वैसे अगर तेल से आग लगे, मैं आपसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, तो उसे पानी से ना बुझाने की कोशिश करें। देखिए, अगर फायर फाइटर एक्सपर्ट है तो वो पानी से भी बुझा लेगा। अच्छा, उसका अलग तरीका है। फिर इलेक्ट्रिक आग एक और तरीके से बुझती है, वो एक और होता है। 800 लोग हैं, कई सैकड़ों खानदान हैं जो जिंदगी भर की कमाई लगा के अपार्टमेंट लेते हैं। लोग ऐसे तो नहीं कोई लेता। अब क्या, मुझे नहीं पता इनका क्या फैसला होगा कि ये बिल्डिंग रिपेयर होकर रिहाइश के काबिल हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। कुछ है इस बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन? और दूसरा ये कि अगर नहीं हो पाती तो इनको कौन कॉम्पनसेट करेगा? बिल्डर करेगा, चेज वाले करेंगे, कौन करेगा? देखें जी, पहले तो ये कुछ कहना कि कबल इस वक्त है कि बिल्डिंग का क्या फेट डिसाइड होगा, क्योंकि कल जो उसका विज़िट किया तो उसकी जो रैक्स थे वो भी मौजूद थे। अगर वो अपनी हालत में मौजूद हैं तो ऑब्वियसली जो भी उसके अंदर मटेरियल है तो वो होपफुली हम होप करते हैं कि वो जो है वो इंटैक्ट होगा। तो ये वैसे चेकिंग कैसे होगी? जी, इसका SBCA की पूरी टेक्निकल टीम इस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा उन्होंने NID यूनिवर्सिटी से असिस्टेंस जो है वो मांगी है। उनके स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जी, वो इसको उसका MRI करेंगे, बिल्डिंग का CT स्कैन होगा और इसके 2-3 टेस्ट होते हैं, वो होंगे पर्टिकुलर। वो फ़ौरन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बिल्डिंग को हमने क्लीन कराया है, डिवॉटरिंग की है, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो हमारे इंजीनियर नहीं लोग नहीं रह रहे, वो अपना सामान लेने के लिए 1-1 2-2 जाते हैं, वो आ जाते हैं। बाकी दे आर वेरी हैप्पी कि उनका सामान, उनकी चीज़ें जो है वो महफूज हैं, और दे वर थैंकफुल टू अस कि जी आपने हमारी चीज़ें बचा ली और उनकी जानें, सबसे पहले उनकी जानें बच गई। ये भी बताइएगा कि क्या बिजली है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि जब ये सारा सिलसिला हो रहा था तो नेचुरली वो तो उन्होंने बिजली कनेक्शन ऑफ कर दी थी और लोगों को ऊपर से नीचे आना बड़ा मुश्किल था, वो दैट मेक्स सेंस क्योंकि आग लगी हुई थी। लेकिन अभी इस काबिल हो गई है वो बिल्डिंग कि आप बिजली उसकी बहाल कर सकें? नहीं, अभी हमने उसको नहीं रिस्टोर किया कुछ भी ऐसी चीज नहीं, क्योंकि देयर आर स्टिल डाउट्स जी। जब तक इसकी जो है वो ये CT स्कैन और MRI नहीं हो जाता बिल्डिंग का और इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ओके नहीं कर देती, तब तक हम ये नहीं कर सकते। फर्दर मोर हम इन द लाइट ऑफ दोज जो है वो टेस्ट हम जो है वो हमें जो देंगे फाइंडिंग, उसके बाद ही करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितनी हम वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे थे जो इतना नहीं है। होपफुली के लोग जो है मेरी ये अब जो कह रहे हैं आप ये कोशिश करेंगे, मतलब वो तो आवाज़ें उठा सकते हैं, आप लोग कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक स्नॉर्कल तो? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और हमने ये पहले भी, मैं क्योंकि ग्राउंड पे मौजूद थी और दैट वाज द यू कैन से कि ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ माय सर्विस। और 72 आवर्स मैं सोई नहीं और मेरे गला आपको बता रहा होगा कि स्मोक और वो कि आप बिल्कुल सही बता रही हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो खबरें हमें मिली तो यही पता चला कि आप तीनों दिन वहाँ मौजूद थी
और आप काफ़ी सुपरवाइज भी कर रही थी, तो दैट इज़ वेरी गुड ऑन यू, लेकिन अ लॉट नीड्स टू बी डन। मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं हाई कोर्ट के अभी पिछले साल ही उन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे कि SBCA बगैर फायर ब्रिगेड के NOC के कोई नक्शा पास नहीं करेगी, फायर ब्रिगेड के NOC के बगैर। तो उस पर जो मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर ने एक टीम बनाई और अपनी एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास करा ऑर्डिनेंस कि उस पे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस को मुश्तरक टीमें बना के शहर में सब जगह 1-1 महीने का वक्त दिया था। हमने उन जगहों के सर्वे इंस्पेक्शन करे, उनको नोटिस भी सर्व करें। अब यह है कि अगर जिसने अमल नहीं कर रहा उस पर कोई भी जुर्माने का तयन नहीं हो पा रहा है कि जुर्माने किसकी जिम्मेदारी में आएंगे और इसको पाबंद कौन करेगा। उनको वक्ती तौर पर डराया गया कि भाई आप कर लें, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, कर लें। बाज़ जगह तो ये होता था कि अगर ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह की तरफ से हमें हेल्प नहीं होती तो हमें तो वहाँ अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं किसी जगह पे कि आप किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हाँ, तो ये ज़ाहिर है अब इनके मुख्तियारकार या AC साहिबा या AC साहब जो भी होते हैं उनके साथ जब हम टीम बना के जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अब वो इजाज़त देते हैं बड़े बड़े शॉपिंग। यहाँ हर शख्स अपने में इतना असर रसूख रखता है कि वो किसी को कौन होता आने वाला, तो ये हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। वी तो ये थोड़ा सा हम तो उनकी बेहतरी के लिए आ रहे हैं ना, हम कोई उसकी कोई फीस नहीं मुकर्रर कर रहे कि जी आपको जुर्माना लगाना है, ये करना है। तो कम से कम हमें देखने दें, हम आपको हिदायत ही देने आ रहे हैं और उसके बाद आप उस पर अमल करें और हम करवाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मुबीन साहब आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है कि माशाल्लाह एज अ सोसाइटी हम लोगों को भी बड़े इश्यूज हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि हमें सब पता है, तो वी आल्सो वी हैव दिस इशू एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दैट एज वेल। आई वुड रियली लाइक टू रीइटरेट अस्मा साहिबा के जो भी इस बिल्डिंग की फेट का, इसकी किस्मत का फैसला हो, उसमें जो रिहायशी हैं उनका ज़रूर कंसिडर किया जाए कि अगर तो वेल एंड गुड रह सकती है तो रहें, और अगर नहीं तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर आप लोग कुछ कोशिश देखें। वो हमारे ही लोग हैं और हम उनके पब्लिक सर्वेंट हैं, हम उनके लिए उनके सर्वेंट हैं। मैं तो अपने माइंड में यही रखती हूँ और उन लोगों को शायद मैंने इस चीज़ का एहसास दिलाने की अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि हम आपके लिए हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी और मेरे पार्ट पे पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने आला हुकाम तक उनकी आवाज़ को हम पहुँचा भी रहे हैं और जितनी हेल्प उनकी हो सकती है वो हो, लेकिन दुआ यही है कि वो अपने घरों में वापस। थैंक यू अस्मा साहिबा, अस्मा बतूल साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, मुबीन अहमद साहब, चीफ फायर ऑफिसर KMC और एडमिनिस्ट्रेटर साहब। ज़रा आप देखें इस बात को, कमिश्नर मतलब जो भी देख सकते हैं देखें। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना, जब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, एक्सेसिबल थे, अभी ज़रा मिलते नहीं है हमें। सुबह सुबह सोशल मीडिया पे क्या विजुअल्स देखे कि एक सेकंड के लिए तो लगा ये किसी मूवी का सीन है, ये हो क्या रहा है, लेकिन हॉलीवुड खतरनाक एक्शन से भरपूर। मतलब सिर्फ मूवीज में इस किस्म की चीज़ देखते हैं, बट दिस वाज ऑल रियल। तो जी बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में ये एक ऑयल टैंकर ड्राइवर है जिसने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हुए पेट्रोल से भरे जलते हुए टैंकर को आबादी से दूर ड्राइव करके वो ले गया। मतलब यू कैन सी इन द विजुअल हिम ड्राइविंग, वो मतलब शोले निकल रहे हैं, काला धुआं है और वो उसको और ये पेट्रोल पंप से सबसे पहले तो दूर लेकर गया, तो वहाँ पर अमलाक बचाई, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं वो बचाए, और ये जलते हुए टैंकर को 20,000 लीटर जिसमें पेट्रोल मौजूद था ये दूर ले गया। अपनी ज़िंदगी सिर्फ दाव पर लगाई इसने, लेकिन इर्द गिर्द अपने जितने लोग थे उन सबको बचा लिया और खुदा का शुक्र है कि ये खुद भी महफूज रहा। लेकिन एट द सेम टाइम भाई इतनी बहादुरी दिखाने के लिए दाद तो बनती है, इसलिए सर सलाम है आपको। और इसको ढूंढने की कोशिश भी कर रही है अब हुकूमती टीम। सलमान सूफी साहब जो मामून खुसूस हैं वज़ीर आज़म के, मतलब कोई उनका हमने देखा ट्वीट के तमगा मिलना चाहिए, he should be given some tributes and because ये कोई आम बात नहीं है। एक तो वो जलती हुई चीज़ है और जिस स्पीड से उसको लेके जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसमें क्या है, और सोचिए कि जल क्या रहा है उसमें, और तेल, और वो खुद उसमें बैठा हुआ है। वैसे ये this should be the basis of a movie almost, क्योंकि you don't really get to see इस किस्म की ब्रेवरी आम शाम नज़र नहीं आती। इसको आबादी से दूर ले गया, अमलाक से दूर ले गया, लोगों से दूर ले गया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। अच्छा जी, इसको तो जब ढूंढ लेगी हुकूमती टीम तो हम भी इसको ढूंढ लेंगे फिर, और हम तो बात करेंगे, मतलब ये क्या दिमाग में क्या चल रहा तो होगा ही। लेकिन अब जरा क्रिकेट पे आते हैं। सुबह से काफी हमने जरा फाइनली थैंक यू लगता था बात ही नहीं करना चाहता इसके बारे में। We need some break. King of drive, stylish batter, दिलकश स्ट्रोक प्लेयर कहलाए जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में सेंचुरी स्कोर करते हुए कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं।
एक लिस्ट है पूरी इसकी, जिससे जैसे कि बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन का हदफ इन्होंने हासिल किया है। सबसे कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। और इन रिकॉर्ड्स के अलावा क्या है हुमा? इन रिकॉर्ड्स के अलावा आपको ये भी बता दें कि बाबर आजम 2 मरतबा 3 मुसलसल सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर भी बन गए हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम की 3 consecutive centuries. Exactly. और दूसरी तरफ बाबर आजम की ICC टेस्ट रैंकिंग में भी बेहतरी आई है और अब वो 6 नंबर से 4थे नंबर पर आ गए हैं। वनडे और T20 में तो आपको पता ही है ना, तो पता ही है, वनडे T20 फॉर्मेट में तो बाबर आजम पहली पोजीशन पे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए हमने एक और इनके लिए एक लकब दिया है इनको, और इनका नाम अब हमने कर दिया है रिकॉर्ड आजम, क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रुकते ही नहीं है, इनके रिकॉर्ड बनते जाते हैं। कैसा लगा अब्दुल्ला? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिकॉर्ड आजम से मुझे लग रहा है कि वो इंसान जिसका बहुत रिकॉर्ड लगता है, रिकॉर्ड। अच्छा देखिए, अब ये सोच की बात होती है, वैसे ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द सोच। मैं बात कुछ और कर रही हूँ, पूरी एक फहरिस्त हमने पढ़ी है और उसके बाद ही कहा है, लेकिन यहाँ दिमाग कहीं और ही किंग ऑफ ड्राइव ही रहने दे मेरा ख्याल है। रिकॉर्ड लगाए जाए, मतलब क्यों रिकॉर्ड है, मतलब I think you know there is always a chance कि आप कोई बेहतर you should come up with a better term। खैर कल के मैच में बात करेंगे। बेहतरीन कैचेस भी दिए, गर्मी भी थी, सब कुछ था, जमकर खेले, फील्डिंग भी अच्छी थी। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ज़रा कुछ ओवर्स पहले शायद मैच ख़त्म हो जाता, मतलब मगर फिर भी हम नहीं कहेंगे, हम जानेंगे सिकंदर बख्श से। सिकंदर, ओवरऑल परफॉर्मेंस कल की आपको हमारे लड़कों की कैसी लगी? और इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू जो अभी आप बाबर की बात कर रहे थे, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मतलब इस वक्त मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्लेयर इस वक्त दुनिया में नज़र नहीं आ रहा मुझे जितना कि बाबर आजम है। ट्रमेंडस परफॉर्मेंस, जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसमें एक पहलू जो है वो ये है कि जैसे मेरी ये ओपिनियन है, मैं दूसरों की नहीं बात कर रहा, कि उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए था, रिजवान को भी मैच फिनिश करना चाहिए था, 2 बहुत बड़े प्लेयर। मगर जो उसका अच्छा पहलू है, अच्छा पहलू ये है कि एज अ टीम हम जीते, कि हम डिपेंड नहीं कर रहे कि बाबर ही फिनिश करेगा। खुशदिल ने भी आके फिनिशिंग कर दी, और क्या परफॉर्मेंस दी है खुशदिल ने, ट्रमेंडस परफॉर्मेंस। आप नवाज को देखेंगे, उसने उस टेंस मोमेंट में छक्का मार के मैच जिताया, आउटस्टैंडिंग। तो उसका जो 2 पहलू है ना, एक पहलू थोड़ा सा दुखी है कि यार बाबर आजम अगर मैच फिनिश करे तो नथिंग लाइक इट, मगर अच्छा पहलू ये है कि एज अ टीम हम जीत रहे हैं, दूसरे लड़के भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम सिर्फ बाबर और रिजवान पर भरोसा या इमाम के ऊपर या फकर के ऊपर नहीं कर रहे, सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें, विच इज़ द बेस्ट साइन। विच इज़ द बेस्ट साइन, सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी कल? मतलब बाबर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है खुशदिल के नाम कर दिया, मतलब आपकी नज़र में कौन है कल का स्टार? देखिए, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे किसी ड्राइवर का, तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच उसको भी देना चाहिए। उस ड्राइवर ने जो कमाल दिखाया है, जी उन्होंने तो किया ही कमाल, उसको भी मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर की तरफ से ये बहुत बड़ा जेस्चर है, बहुत बड़ी बात है कि उसने ये हरकत एज अ कैप्टन की है। देखें, ही इज़ अ कैप्टन, उसको इतने अवार्ड मिल चुके हैं, इतने अवार्ड मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से उसका घर में जगह भी नहीं होगी। तो उसने बहुत बड़ा दिल का फैसला किया है, बहुत बड़ी बात की है कि उसने अपना अवार्ड उसको दिया एक यंगस्टर को, ताकि उसका दिल बड़ा हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक्सीलेंट काम है, जैसे कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आपका कप्तान, आपका लीडर इस तरह हो, जो आपके वर्कर्स को या मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसके नाम रहेगा? ये बाबर का ही रहेगा आई गेस, इट वाज जस्ट अ गुडविल जेस्चर, या फिर खुशदिल का हो जाएगा? यार मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड बुक में लिखा जाएगा वो तो बाबर का ही लिखा जाएगा, मगर बाबर ने वो सारी चीज़ें उसको दे दी, उसको नाम कर दिया, सारी दुनिया के सामने कर दिया। तो मैं समझता हूँ खुशदिल का दिल बहुत बड़ा हो गया होगा इस बात पे कि जी उसको कप्तान ने इतना अप्रिशिएट किया। और वाकई उसका वो जो ओवर था जिसमें उसने 3 छक्के मारे हैं, ट्रमेंडस, उसने गेम ही चेंज कर दिया। सिकंदर, फील्डिंग के हवाले से भी कुछ कहा है, और खास तौर पे शादाब ने जो कैच किया, मतलब व्हाट विल यू से अबाउट द फील्डिंग? वो ऐसा लग रहा था सुपरमैन कैच नहीं होता कि कोई सुपरमैन था जो फ्लाई करता हुआ एक हाथ से गया और पकड़ा। गर्मी की बात कर रहे थे ना कि गर्मी गर्मी गर्मी, मगर देखें लड़कों पे इतना असर नहीं हुआ। दोनों टीमों ने बिल्कुल डट के मुकाबले के, सिवाय अलीमदार के। अलीमदार जो अंपायर थे उनको कुछ चक्कर वक्कर आ गया तो वो बाहर गए, मुझे नहीं पता कि गर्मी की वजह से आए या वो। अच्छा, अदरवाइज शायकीन ने भी भरपूर एंजॉय किया ना, मतलब ये नहीं है कि मुल्तान वाले टिक के बैठे रहे। वंडरफुल। हाँ देखें, एक अब्दुल्ला मेरी एक राय है, एक सजेशन है, मैं हमेशा देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, पैसे नहीं चार्ज करता उसके। मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेरेंट्स टिकट खरीदते हैं ना, पेरेंट्स, उनके साथ 2-4 बच्चों को फ्री आने दें।
तो इससे क्राउड और बढ़ जाएगा। देखिए आपके घर में बच्चे हैं, अगर एक मियाँ बीवी आ रहे हैं तो साथ में अपने 2-1 बच्चों को फ्री लेकर आएं, उनके प्लीज बेफॉर्म ना चेक करें, उनका निकाहनामा ना चेक करें, बच्चों को फ्री आने दें। आप देखिएगा कि क्राउड जगह नहीं रहेगी, अभी भी काफी जगह खाली थी तो लोग एंजॉय करेंगे। तो क्राउड काफी जगह खाली भी थी सिकंदर, लेकिन जितने लोग थे उतने भी मतलब इतनी गर्मी के हम सोच रहे थे कि वी वर रियली नॉट एक्सपेक्टिंग बट दे डिड कम। जी एक चीज जो मैं समझता हूँ कि बाबर को इम्प्रूव करनी चाहिए कि देखें उसके पास एक बॉलिंग ऑप्शन था कुछ दिल का, उसने सिर्फ 5 बॉलर्स को ट्राई किया है। उसको चाहिए था कि बीच के अंदर कुछ दिन बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं उसको भी बॉल करा देता। उससे ये हो जाता है कि जो फास्ट बॉलर पे लोड पड़ता है, किसी की पिटाई हो रही है तो आप उसको ओवरकम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल थोड़ी हसन की पिटाई हुई, हारिस की भी थोड़ी पिटाई हुई, मगर उन्हें 4 आउट किए। तो उसके अंदर बीच के अंदर अगर आपके पास एक ऑप्शन है कुछ दिल का जो कि बहुत अच्छा है तो 1-2 ओवर वो करा ले तो कोई मुजायका नहीं है। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उन्होंने गलत कप्तानी की, इट्स जस्ट अ सजेशन कि बीच के अंदर कुछ दिल से भी 1-2 ओवर जरूर करा ले तो उससे पाकिस्तान टीम को ही फायदा होगा। मगर कल का मैच मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग और जो फिनिशिंग टच सिकंदर बिल्कुल सजेशन टेकन। एक जल्दी से एक और बात बता दें, आपको पता है कि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें फीमेल एम्पायर्स भी होंगी फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस। तो कल जब अलीम डार आउट हुए हैं और एक और सब्स्टिट्यूट एम्पायर को लाए गए हैं तो हमारी भी तो फीमेल एम्पायर्स हैं इन क्रिकेट, हमारे शो पे भी आई थी हुमैरा फरा। मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो हम अपने सब्स्टिट्यूट में या हमारे ओडीआई मैचेस में हम फीमेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एम्पायरिंग, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये तो पीसीबी का काम है ना कि वो मॉनिटर करते हैं कि अंपायर जो है वो कितना, अगर फीमेल भी है तो वो क्या इतना उनमें टेम्परामेंट है कि वो एक इंटरनेशनल मैच को संभाल लेंगे। अगर वो हो जाता है तो आपके पास रिजर्व्स होते हैं, 4 अंपायर होते हैं, 1-2 ग्राउंड में खड़े होते हैं, एक बाहर रिजर्व खड़ा होता है और एक जो है 3rd अंपायर होता है, जो ऊपर मिला के 4 होते हैं। तो अगर वो चाहे तो उनमें खातून को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे कमेंटेटर्स अब खवातीन आ गई हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा जबरदस्त इसमें एक रंग आ गया है हमारी क्रिकेट की कमेंट्री में। इसी तरह खूब कमेंट्री करती हैं, मतलब बहुत सारे सीजन्ड सीनियर प्लेयर्स से बेहतर कमेंट्री कर रही हैं, बहुत आला, बहुत जबरदस्त है। देखें ना रंग कितना जबरदस्त हमारा वो कमेंट्री बॉक्स हो गया था, व्हिच इज वेरी नाइस। ये चीजें बहुत अच्छी हैं और अंपायर भी आ सकते हैं। अच्छा अभी हमारे पास खबर ये आई है कि मौसम जरा ज्यादा शदीद हो गया है और मुल्तान में प्रैक्टिस सेशन दोनों टीमों ने मंसूख कर दिया है। मेक सेंस आई गेस। नहीं अब्दुल्ला आज करना भी नहीं चाहिए। देखिए रिकवरी टाइम होता है, T20 मैच के लिए वो कहते हैं 1 दिन, ये तो 50 ओवर का मैच था, इनको फुल आज का दिन रेस्ट करना चाहिए ताकि रिकवरी हो जाए। शावर और मुल्तान में जरा है थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरह के हमने कहा था कि जी आज हम जीत मनाएंगे तो मना ली भाई, हम जो कहते हैं वो हो ही जाता होता है। यू नो वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड, आजकल तो क्रिकेट भी हो रही है लेकिन मुल्तान से हमेशा आम आते हैं मेरे ज़हन में। चलो जी, ये आमों की फरमाइश आने वाली है। हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं हम नहीं कल मिल रहे, मैं नहीं मिल रही, अब मैं आपको मिलूंगी इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद। सो हुमा तो जा रही हैं लेकिन हम होंगे और बहुत सारे मेहमान होंगे। सो हमने स्पेशल लाइनअप किए हैं इस 1 हफ्ते में। अगर हम कर दिए कि हुमा जा रही है, हम सारे खुलकर खेलेंगे। See you tomorrow. Bye.